पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। उस नकाबपोश का रमेश के घर के बाहर दिखना और उसके बाद खंडहर में विक्की की मदद करना, इन दोनों बातों से तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि किलर हम पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अब इतने सारे सवाल आने के बाद एक सवाल मन में आना लाजमी था कि कहीं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का कोई आदमी तो नहीं है जो उसे हमारे हर एक्शन की जानकारी दे रहा है। मैंने एकाएक कर उस समय उस थाने में ड्यूटी कर रहे हर एक शख्स की जानकारी निकाल ली, जिससे मुझे उनके अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन मेरे हाथ कुछ खास लगा नहीं। रोज की तरह अपना काम निपटा कर मैं फिर से घर चला गया। पिछले 2 दिन से घर जाते जाते बहुत देर हो रही थी। मैं घर के लिए निकल रहा था, तभी मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। उसी नंबर से मैसेज आया था जैसा कि आज सुबह आया था। ये साइलेंट किलर ही था। अभी तक इसका कोई नाम पता ना होने की वजह से आज से मैंने इसका नाम पप्पू रख दिया। मैं इतने बड़े नाम को बार बार बोलकर अपना मुंह दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए सबसे सही और छोटा नाम मुझे पप्पू ही मिला। वैसे भी उसकी हरकतों के हिसाब से उसका नाम सबसे सही था, पप्पू। मैंने एक बार तो उसका नाम बोला और मुझे हंसी ही आ गई। वैसे मेरी हंसी का कारण ये भी था कि बहुत साल पहले हमारे देश के एक राजनेता को हमारी जनता इसी नाम से पुकारा करती थी। आज मुझे नाम के साथ साथ उस साइलेंट किलर की तस्वीर भी मिल गई। अब जब भी पप्पू मुझे कोई चुनौती देगा तो उसी राजनेता की झलक मेरी आंखों में उतर आएगी। खैर, मजाक को एक तरफ रखकर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। मेरे मोबाइल पर पप्पू का मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, कल होने वाले कांड को झेलने के लिए तैयार रहिए, आपकी चिंता। इस पप्पू को जीते जी नरक का दरवाजा नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी कबीर शेखावत नहीं। मैंने थोड़े गुस्से में अपने आप से ही कहा। मैंने गाड़ी चालू की और फिर घर के लिए निकल गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में यही चला जा रहा था कि आखिर वह करना क्या चाहता है। कल कौन सा कांड करेगा? क्या किसी का खून करने वाला है या फिर मुझे ही कोई नई चुनौती देने वाला है? रास्ते में ही मैंने थाने में नाइट ड्यूटी पर आए हुए एएसआई को पूरे शहर में सचेत रहने को कहा। मैंने उसे शहर के अंदर आने वाले हर मार्ग पर नाकाबंदी करने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कल कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं घर पहुंचा और घर पहुंचकर खाना खाया और फिर अपने बेड पर जाकर अपराध जगत की कहानियां पढ़ने लगा, जो हकीकत में इस समय दुनिया के अलग अलग कोने में घट रही थीं। कुछ देर बाद मैं सोने चला गया। मन में डर के साथ थोड़ी सी जिज्ञासा के साथ मैं गहरी नींद में मगन हो ख्वाबों की दुनिया में गोते मारने लगा। 6ठा दिन। सुबह नींद खुलते ही रोज के काम निपटाकर नाश्ता करने के बाद मैं थाने जाने के लिए निकल पड़ा। आज का दिन मेरे लिए चुनौती से भरपूर होने वाला था। थाने पहुंचते ही केलकर ने मुझसे कहा कि एक चोरी का मामला आया है, तो मैं उसी समय जांच के लिए निकल गया। केलकर ने सारी जानकारी पहले से ही ले ली थी और उस जगह का जायजा पहले ही ले लिया था जहां चोरी हुई थी। यूं तो मैंने पहले भी कई चोरी के मामले निपटाए हैं, लेकिन इस बार चोरी का केस मुझे न जाने क्यों पप्पू का किया हुआ कांड लग रहा था। पर मन में एक सवाल भी था कि वह चोरी जैसा मामूली कांड क्यों करेगा। मैं उस जगह पहुंचा जहां चोरी हुई थी। पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। पूरी अलमारी का सामान बाहर निकला हुआ था। मैं उस रूम को अच्छी तरह से देखे जा रहा था, इसलिए नहीं कि मुझे चोर का पता लगाना था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पप्पू के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ रहा था। मुझे कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए मैंने केलकर को आसपास के सारे चौराहे पर लगे हुए कैमरे की सीसीटीवी फुटेज लाने को कहा। उस घर की अच्छे से तलाशी करने पर पता लगा कि चोरों ने कम से कम 50,000 रुपए की चोरी की और साथ ही कुछ गहने भी ले गए। आपको किसी पर शक है क्या? जैसे कोई अनजान आदमी आपके घर के आसपास भटक रहा हो, या फिर आपका कोई रिश्तेदार जिससे आपकी बनती नहीं हो, या फिर आपका उनसे झगड़ा हुआ हो? मैंने घर के मालिक से सवाल किया, जो कल रात को अपने घर से कहीं बाहर था। जी नहीं सर, अनजान आदमी तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ। उसके हाँ बोलते ही मेरे चेहरे के भाव बदले। मैं उसके शब्द सुनने के लिए बेताब हुआ।
उसने आगे कहा, मुझे मेरे साले पर शक है, क्योंकि वह अधिकतर मेरे घर पे ही रहता था और उसका ध्यान हमेशा मेरी अलमारी पर ही रहता था। अभी कहाँ है वो? पता नहीं सर। ये लो उसके घर का पता। हो सकता है कि वह घर पर ही हो, लेकिन अगर उसी ने चोरी की है तो वह घर पर नहीं मिलेगा। मैं सीधा उस पते पर निकला जहां उस आदमी का साला रहता था, लेकिन वहां पर वो नहीं था। उसकी माँ ने बताया कि वो कल रात से घर नहीं आया है। ठीक है, अगर वो आ जाए तो इस नंबर पर कॉल करके हमें बता दीजिएगा। फिर मैं वहां से निकलकर थाने आ गया। थोड़ी देर में केलकर ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फुटेज देखने के बाद यह साफ हो गया था कि एक लड़का मुंह पर कपड़ा लगाए हुए उस घर की तरफ बढ़ रहा है जहां चोरी हुई है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी चाल ढाल वैसी ही है जैसी कि उस घर के मालिक ने अपने साले के बारे में बताया था। मैं समझ गया कि यह वही साला है और इसलिए मैं केलकर को लेकर तुरंत उसके घर गया और वहां से उसके सारे करीबी रिश्तेदारों का पता ले आया। मुझे 3 जगह का पता मिला। मैं शहर से दूर वाले गांव गया और केलकर को शहर के बीच स्थित मेन रोड पर भेजा और 2 कांस्टेबल को दूसरी जगह भेज दिया। मैं खुद शहर के बाहर इसलिए गया कि क्योंकि मुझे पता था कि वह चोर शहर के बाहर ही होगा। मैं बताए हुए पते पर पहुंचा तो देखा एक लड़का कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर हुक्का पी रहा है। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा वैसे ही वह उठकर भागने लगा। उसे पकड़ने के लिए मैं और मेरे साथ 2 कांस्टेबल भी भागे। वह ज्यादा देर तक भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। उसे जेल में बंद कर और उस घर के मालिक के पैसे वापस दिलवाकर मैंने चैन की सांस ली और फिर अपने केबिन में बैठकर फाइलों के साथ खेलने लगा। सारी कानूनी कार्यवाही करते करते दोपहर होने को आई थी। मेरे मन में कल रात को आए हुए उस पप्पू के मैसेज को लेकर एक सवाल आ रहा था कि अभी तक उस पप्पू ने कोई कांड क्यों नहीं करा। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।